नमस्कार, मैं हूँ सत्यम कुमार निराला। आज का जो लेसन रहने वाला है वो है आईटीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो बिल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज का जो लेसन है वो है कि एसएमएडब्ल्यू प्रोसेस, जिसको सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं ना। वो वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, वो वेल्डिंग होता कैसे है, ठीक है, उसमें आर्क हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वो वेल्डिंग का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसके बारे में देखेंगे। वो वेल्डिंग का क्या क्या लाभ है इंडस्ट्री में, ठीक है, और क्या क्या उससे हानि होता है एक वेल्डर को, एक कंपनी को। तो इसके बारे में आज का लेसन रहने वाला है, ठीक है। तो फ्यूज़न वेल्डिंग, इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्यूज़न मतलब वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा वेल्डिंग कहाँ पे यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जाने थे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग का रहेगा गैस वेल्डिंग के बारे में, है ना। तो ये जो स्लाइड आप लोग को देख पा रहे होंगे, ये स्लाइड में लिखा हुआ है कि सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। हम लोग अब वेल्डिंग में सिलेबस में आ चुके हैं पूरा कि सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग एसएमडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये होता है सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एसएमडब्ल्यू, जिसे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, है ना। स्टिक वेल्डिंग किसको कहते हैं, यही वाला वेल्डिंग को स्टिक वेल्डिंग कहते हैं। स्टिक किस लिए कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है पतला सा स्टिक के जैसा दिखता है, इसलिए उसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। एक मैनुअल प्रक्रिया है ना, मैनुअल प्रक्रिया कहने का मतलब ये फुल्ली मैनुअली होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है ना, उसको हटाना भी पड़ता है, फिर उसमें स्लैग जो होता है वो भी हटाना पड़ता है वहाँ से। पूरा सेटअप इसमें मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है ना, करंट वोल्टेज सारा कुछ मतलब सेटअप करना पड़ता है। ये पूरा मैनुअली फुल्ली मैनुअली है, इसलिए इसको मैनुअल प्रक्रिया बोला जाता है। जिसमें फ्लक्स लेपित उपभोज्य इलेक्ट्रोड, है ना। ये उपभोज्य इलेक्ट्रोड कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लक्स लेपित, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या है, एमएस का जो कोर वायर होता है, वायर जो होता है एमएस का जो स्टील होता है, वायर होता है, उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ रहता है। देख पा रहे हो हम लोग, व्हाइट कलर का फ्लक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। उपभोज्य कहने का मतलब कि गलने वाला, जलने वाला, यूज होने वाला, है ना। जैसे कोई कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, कोई नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होता है, मतलब गल गल के खत्म हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होता है वो 350 mm से 450 mm तक होता है, ठीक है। अलग अलग साइज में आते हैं, 350 mm, 450 mm, है ना, दो साइज में आता है। तो ये जब इसका यूज करते हैं, जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं, तो लास्ट में 35 से 45 mm, ठीक है, 35 से 45 mm हम लोग फेंक देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब इंड बोलते हैं, ना। स्टब इंड मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रोड का जो बीट बच जाता है, ये वाला, ये जो छोटा सा बच जाता है, उसको स्टब इंड बोलते हैं। तो कहने का बात ये कि 350 जब रहता है, 450 mm, उसको हम लोग गला करके बिल्डिंग में यूज करके इतना mm तक उसको फेंक देते हैं। तो बीच में जो कंज्यूम हुआ उसी का कहने का मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, है ना, का उपयोग करके विद्युत चाप, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क, जिसको चाप का मतलब आर्क, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के, इसको वेल्डिंग करने के लिए मेन पावर सोर्स हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उससे हम लोग क्या जनरेट करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं, ठीक है, किया जाता है। यह बेस धातुओं को पिघलाकर एक वेल्ड पूल बनाता है ना। ये जो आर्क जब यहाँ से क्रिएट होता है, ये जो आर्क जब यहाँ से क्रिएट होगा तो क्या करता है, इस जगह पे जो येलो कलर का जो दिख रहा है, ये जो जब यहाँ से आर्क क्रिएट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो बेस मेटल है ना, ये जो बेस मेटल है, ये जो जॉब है, जो वर्कपीस है, वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना। यहाँ से जो आर्क निकल रहा है, आर्क में क्या बताए थे कि यहाँ पे हीट होता है, ठीक है। तो ये हीट क्या करता है, इसको मेल्ट कर देता है ना। तो जो मेल्ट हो रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, वेल्ड पूल बोला जा रहा है, ठीक है। वेल्ड पूल बनाता है जो सील्ड गैस और स्लैग द्वारा सुरक्षित रहता है ना। ये जो वेल्ड पूल जो दिख रहा है आपको लाल कलर का, वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो गैस होते हैं, ऑक्सीजन हो गया तो नाइट्रोजन हो गया, तो उससे बचता है। कौन बचाता है, तो यहाँ से जो ऐसे करके आप लोग को दिख पा रहे हो गैस टाइप से, ये इस जगह को, पूल को कौन बचाता है, तो यहाँ पे जो बताने का काम करता है, कौन करता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन बचाता कौन है, तो इसके ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड के ऊपर, कोर वायर के ऊपर जो फ्लक्स लगा हुआ है ना, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स का जो कवरिंग लगा हुआ रहता है, वो इसको इस जगह में जब वो गलता है, मेटल के साथ में जलता है, तो इस जगह को कवर करने का काम करता है, फ्लक्स करता है, ठीक है। यह अत्यधिक बहुमुखी, ठीक है, ये कहने का मतलब ये हर जगह पे यूज होने वाला कॉमन वेल्डिंग सोर्स हो गया, कॉमन वेल्डिंग टाइप हो गया, ठीक है। हर जगह पे कहीं पे भी आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग लेकर जाकर जा सकते हैं। स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टील के ऊपर कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के ऊपर कर सकते हैं, कास्ट आयरन,
के लिए आदर्श है, चाहे जब बाहरी वातावरण हो या औद्योगिक क्षेत्र में, है ना। ये किसी भी जगह पे हम लोग इसको ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, एक वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, या तो बाहर का जो कंस्ट्रक्शन को जो काम चलता है, बाहर में जो फैब्रिकेशन का जो काम चल रहा होता है, उस जगह पे हम लोग इसको आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका एक छोटा सा मशीन सेटअप होता है ना। एक इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए और 2 अर्थ क्लैंप चाहिए। उसके बाद इसको हम लोग कहीं भी सेटअप करके आसानी से वेल्डिंग करने का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा डीपली जानेंगे कैसे यहाँ से आर्क क्रिएट होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है आर्क जनरेट करने का, इसके बारे में देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे एक फिगर आप लोग को दिख पा रहे होंगे कि ये अभी जैसे बताए थे कि जो इलेक्ट्रोड होता है और जो बेस मेटल होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो वही जो आर्क जो आप लोग को दिखाया गया है वो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे, है ना, कि सिलेट मेटल आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल देखेंगे, इसके प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क का सिद्धांत, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क का जो सिद्धांत होता है, मतलब यहाँ से जो आर्क निकल रहा है, इस जगह से जो आर्क निकल रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि यह प्रक्रिया वेल्डिंग पावर स्रोत, है ना, ये जो वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, पावर सोर्स, मेन इसका सोर्स क्या चाहिए, एसी डीसी करंट चाहिए, एसी डीसी करंट चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एक वेल्डिंग मशीन चाहिए, है ना, एक वेल्डिंग मशीन चाहिए, एक वेल्डिंग मशीन चाहिए, एसी वेल्डिंग मशीन या तो डीसी वेल्डिंग मशीन, कुछ भी चलेगा, ठीक है, का उपयोग करके इलेक्ट्रोड होल्डर और वर्कपीस के बीच, इलेक्ट्रोड होल्डर, ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोड होल्डर और ये जो वर्कपीस जो दिख रहा है, दो जो जॉब दिख रहा है, दोनों के बीच, है ना, दोनों के बीच सर्किट बनाती है ना। जब इसमें हम पावर जब यहाँ से सप्लाई देते हैं मशीन से, वेल्डिंग मशीन से, तो केबल के द्वारा होते हुए इलेक्ट्रोड होल्डर में पहुंच जाता है और एक दूसरा केबल के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, जॉब तक, ठीक है। तब यहाँ से जब हम मशीन ऑन रहता है तो क्या होता है, एक सर्किट बना हुआ रहता है ना। अभी जैसे वेल्डिंग हम लोग देना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये करंट ऐसे ऐसे फॉलो होने लगेगा, ठीक है, ये सर्किट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी बेसिक अभी समझा जाए कि जैसे यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि जब इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से 2 से 3 mm दूर रखा जाता है ना, जब ये इलेक्ट्रोड है, जब वर्कपीस से 2 से 3 mm यहाँ पे दूर रखा गया, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, वर्कपीस है, ये जो जॉब है इसको वर्कपीस भी बोलते हैं, इसको जॉब भी बोलते हैं, है ना, और इसको पेरेंट मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको इलेक्ट्रोड जब वेल्डिंग करते हैं तो जब में हम इसको सटा के नहीं रखते, जॉब में सटा के नहीं रखेंगे, अगर सटा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है वो लाल गर्म हो जाएगा और मेल्ट होकर के वहीं पे बेंड हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। लेकिन वेल्डिंग में सटाते नहीं है, हम लोग को आर्क जनरेट करना है, ठीक है। तो आर्क जनरेट कैसे होगा, 102 mm गैप देने से जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो गैस आयनित होकर आर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो गैप आप लोग को देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस जगह पे जो गैप दिख रहा है, ये जगह में जो भी गैस मौजूद होते हैं, जो भी बाहर का जो गैस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज कहने का मतलब ये प्लेट के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पावर सप्लाई दिए, जो इलेक्ट्रोड होल्डर में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होने लगते हैं, वो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये इस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना। जब इसमें पावर सप्लाई देते हैं, जब उसको हम लोग पास में लाते हैं तो इस टाइप का कुछ दिखता है वहाँ पे, है ना, इस टाइप का कुछ दिखता है, मतलब इधर का चार्ज उधर जब जाने लगता है, उधर का चार्ज इधर जॉब की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ जब हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा एक करके एक आर्क जनरेट होने लगता है, और जब ये आर्क जनरेट होता है तो इस टाइप का कुछ वहाँ पे सिनेरियो दिखता है वेल्डिंग में। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं हेलमेट के द्वारा, जब हम लोग देखते हैं उस जगह पे एक वेल्डर जब देखता है तो उसको इस टाइप का कुछ व्यू दिखता है जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ये रहा जॉब उसका, ये रहा वर्कपीस और ये रहा इलेक्ट्रोड का जो टिप है, दोनों का जो बीच में उसको डिस्टेंस करके रखा है। तो जब ये एक दूसरे की तरफ जब बहने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, जब आर्क क्रिएट हो जाता है, गैप देने से आयनाइज हो जाता है, जब गैस मतलब कनेक्टर बन जाता है, यहाँ का जो खाली जो गैस रहता है उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है, तब ये एक आर्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आर्क क्रिएट हो जाता है तो आर्क में हम बताए थे, पहले भी बताए थे, ठीक है, कि आर्क में क्या क्या होता है। इस आर्क में जो यहाँ से आर्क क्रिएट हो रहा है, इस आर्क में हीट होता है, ठीक है, इस आर्क में लाइट निकलता है और इस लाइट में साउंड भी निकलता है, ठीक है, साउंड भी निकलता है। हीट कितना निकलता है आर्क वेल्डिंग का, तो 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक हीट निकलता है इसमें। लाइट कौन कौन सा निकलता है, यूवी,
और IR, है ना। UV कहने का मतलब अल्ट्रावायलेट, IR कहने का मतलब इंफ्रारेड। दो यहाँ से रेडिएशन भी निकलता है लाइट की मीडियम ऑफ लाइट के द्वारा, ठीक है। साउंड भी इसमें निकलता है। जब आर्क लेंथ हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे 3 टाइप का साउंड निकलेगा, हमिंग, पॉपिंग, क्रैकिंग, ठीक है। तो इसको जितना ऊपर रखेंगे वो अलग टाइप का साउंड निकलेगा, इसको जितना पास में रखेंगे इलेक्ट्रोड को उतना टाइप का अलग टाइप का साउंड निकलेगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि आयोनाइज होकर के, है ना, जब ये हम लोग गैप छोड़ते हैं इस जगह पे तो क्या हो जाता है, जो गैस होते हैं यहाँ पे वो भी आयोनाइज हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ बहने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, आर्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आर्क जब क्रिएट होता है तो उसमें हीट रहता है, तो क्या करता है, जॉब को मेल्ट करता है, ठीक है, मेल्ट करता है, जिससे 3000 डिग्री से अधिक, 3000 डिग्री से अधिक कहने का मतलब 3600 से 4000 डिग्री से टेम्परेचर निकलता है, तापमान पैदा, और दोनों धातुएं पिघल जाती है, ठीक है। तब इस टाइप का क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंट बनाने का, मेल्ट करने का काम करते हैं। ये जो वर्कपीस, जो 2 वर्कपीस दिख रहा है यहाँ पे, जब आर्क क्रिएट करते हैं, आर्क कुछ ऐसे दिखता है, जब आर्क वहाँ पे आयनाइज होता है गैस, इस टाइप का दिखता है, जब वो आर्क बनता है इस टाइप का, है ना, जब वो इस टाइप का आर्क बनता है, तो इस टाइप का जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं उस जगह पे, दो जॉब को जब हम लोग जोड़ते हैं इलेक्ट्रोड लगा करके, तो इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होकर के गलता है तो वो क्या बन जाता है, बीड बन जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड का जो फ्लक्स जो इसके ऊपर जो आके बैठता है वो क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है, जो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है ना। ये जो उठा हुआ जो दिख रहा है उसको, वो क्या है, वो उसका स्लैग है ना। ये जो वेल्डिंग का जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं ना, बीड बोलते हैं। और ये जो उठा हुआ जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैग बोलते हैं, ठीक है, स्लैग। ये स्लैग हो गया। ये स्लैग किसके द्वारा बनता है, ये स्लैग फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, जो इसमें फ्लक्स लगा हुआ रहता है ना। ये जो इलेक्ट्रोड में जो ऊपर में जो फ्लक्स लगा हुआ है, इसका ऊपर में जो ये जो फ्लक्स दिख रहा है, इसके द्वारा क्या बनता है, ये स्लैग बन जाता है, ठीक है। और ये जो अंदर का जो मेटल होता है MS का, वो गल करके क्या बन जाता है, बीड बन जाता है, वेल्ड बीड बन जाता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। जब ये गल के इसके ऊपर करता है तो इसको भी मेल्ट करता है, इसको भी मेल्ट करता है आर्क के द्वारा, ठीक है। आर्क के द्वारा ये दोनों प्लेट भी मेल्ट होता है और इलेक्ट्रोड भी खुद कर करके उसमें मेल्ट होता है, और ऐसे करके एक बीड फॉर्मेशन बन जाता है ना। बीड फॉर्मेशन ऐसे ऐसे यहाँ पे बीड बन जाता है, जिसको बोलते हैं वेल्डिंग बीड, है ना, वेल्डिंग बीड। और वेल्डिंग बीड को कवर करके कौन रखता है, ऊपर का जो स्लैग होता है, ठीक है। स्लैग को कैसे हटाते हैं हम लोग, चिपिंग हैमर के द्वारा हटाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या स्टिक वेल्डिंग के मुख्य भागों में से एक वेल्डिंग मशीन, पावर सोर्स, है ना। इसका मेन पार्ट्स के बारे में हम लोग देखने हैं कि वेल्डिंग करने के लिए, आर्क वेल्डिंग करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, आर्क क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ हमको जरूरत होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक पावर सोर्स होना चाहिए, है ना। ये जो वेल्डिंग मशीन होता है उसको पावर सोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोड होल्डर होना चाहिए जिसको स्टिंगर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड एक होना चाहिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, अर्थ के केबल होना चाहिए, अर्थ केबल होना चाहिए, है ना। अर्थ क्लैंप होना चाहिए, अर्थ केबल के साथ यहाँ पे अर्थ क्लैंप होना चाहिए। इलेक्ट्रोड केबल के साथ इलेक्ट्रोड होल्डर होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रोड लीड भी बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रोड केबल भी, या तो वर्क लीड, या तो वर्क केबल भी, ठीक है। तथा वेल्डिंग केबल शामिल है ना। वेल्डिंग करने के लिए 2 केबल होता है, एक मेन केबल होता है, लीड केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है एक लीड केबल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड केबल, है ना। ये विद्युत परिपथ पूरा करते हैं ना। ये सब मिल करके इलेक्ट्रोड होल्डर से लेकर के केबल से होकर के ये क्या करते हैं, सर्किट को पूरा करने का काम करते हैं, ठीक है। सर्किट पूरा काम करने का, जब हम लोग 2 mm का गैप देते हैं, जब वहाँ से आर्क जनरेट हो जाता है, तब क्या हो जाता है, एक सर्किट पूरा हो जाता है, ठीक है, जो आर्क जनरेट करके धातु को पिघलाने और जोड़ने का काम करता है ना। जैसे कि अभी हम लोग इसके पीछे देखे थे, तो SMAW वेल्डिंग के विभिन्न नाम है ना। SMAW वेल्डिंग के विभिन्न नाम है, कौन कौन सा नाम है, स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, जिसको स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत आर्क वेल्डिंग, उसको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी इसको जानते हैं हम। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसको 3-4 नाम से जाना जाता है ये वाला वेल्डिंग को, ठीक है। इसे मुख्य रूप से आर्क वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है ना। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, जो SMAW वेल्डिंग प्रोसेस, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, उसको मेन एकदम काम चलाओ के भाषा में, काम मतलब हर जगह पे इसको कौन सा नाम से जाना जाता है, आर्क वेल्डिंग के नाम से। ये फेमस वेल्डिंग प्रोसेस है ना। यह मैनुअल, हस्त और 100 वर्ष पुरानी वेल्डिंग विधि है। कहने का मतलब ये पूरा फुल्ली क्या है, मैनुअली होता है। इसमें इलेक्ट्रोड हम लोग
अपने से चेंज करते हैं ना। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, मिग वेल्डिंग में कंटिन्यूस उसमें एक स्पूल के द्वारा, रील के द्वारा उसमें ऑटोमेटिक फिलर वायर फीड होते रहते हैं ट्रिगर दबाने से। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम लोग खुद इसको मैनिपुलेट पूरा मैनुअली करने पड़ता है। मैनुअल इसको यहाँ पे आर्क लेंथ मेंटेन करना पड़ता है, मैनुअल उसको वीविंग देना पड़ता है। अगर हम लोग मोटा मोटा प्लेट के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो ये पूरा फुल्ली मैनुअली हो गया, ठीक है। मैनुअली कहने का मतलब यही हो गया कि हम लोग को पूरा क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। मैनिपुलेट किसको करना पड़ता है, होल्डर को, है ना, होल्डर को। और इलेक्ट्रोड को भी हम लोग क्या करना पड़ता है, वीविंग करना पड़ता है ना। और क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, स्लैग हटाना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, करंट भी एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि इसमें ये सब चीज़ों की वजह से इसको क्या रखा गया, पूरा मैनुअल रखा गया, ठीक है। जब मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है ना। तो मिग वेल्डिंग एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जब देखे थे पिछले वीडियो में, तो आगे जब नाम से बोल रहे हैं कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस वेल्डिंग है ना, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का उसमें मैनुअल सिर्फ उसमें ऑपरेटिंग करने का जरूरत पड़ता है। उसमें फीडिंग रेट हो गया या तो स्पीड हो गया, वो सब सेट करने का जरूरत है। बाकी वो ऑटोमेटिक वेल्डिंग होता है उसमें, ठीक है। लेजर वेल्डिंग हो गया या तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, वो सब ऑटोमेटिक है, वो रोबोटिक वेल्डिंग हो गया, ठीक है। सब वेल्डिंग ऑटोमेटिक है, लेकिन ये पूरा मैनुअली होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम लोग पावर सोर्स के बारे में, है ना। जैसे वेल्डिंग पावर सोर्स कहने का मतलब वेल्डिंग मशीन के बारे में, ठीक है। तो वेल्डिंग मशीन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक नंबर में हम लोग यूज करते हैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, है ना। वेल्डिंग इसको चलाने के लिए एक चाहिए ट्रांसफार्मर से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग किससे कर सकते हैं, डीसी मोटर जनरेटर से कर सकते हैं, है ना। डीसी मोटर जनरेटर से कर सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं रेक्टिफायर सेट से, जो एसी डीसी करंट दोनों निकाल के देता है ना। तीसरा कर सकते हैं हम लोग इन्वर्टर से। 4 टाइप का पावर सोर्स के द्वारा हम लोग आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। पहला हम लोग ट्रांसफर के द्वारा, दूसरा डीसी मोटर जनरेटर सेट के द्वारा, रेक्टिफायर सेट के द्वारा, है ना, और इन्वर्टर सेट के द्वारा, आगे देखेंगे भी क्या क्या मतलब कैसे वो दिखते हैं और क्या क्या उनका कहाँ कैसे काम करते, वर्क कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे होंगे कि एक है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, है ना। वो कुछ दिखता है ऐसा है, ये जो वेल्डिंग होता है ट्रांसफार्मर होता है, वो कुछ दिखता है ऐसा होता है, ठीक है। वो साइज में बड़ा होता है, जो और भी वेल्डिंग मशीन होते हैं जैसे रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, है ना। वो सबका साइज में कौन बड़ा होता है, ट्रांसफार्मर बड़ा होता है ना। वो हैवी ड्यूटी का होता है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यह एसी वेल्डिंग मशीन का प्रकार है ना। ये एसी वेल्डिंग प्रकार है। एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ये जो इसका जो बाहर से जो हम लोग बिजली लेते हैं, जब सप्लाई लेते हैं, एसी का जो करंट लेते हैं, इसको चलने के लिए वो कैसा चाहिए, एसी मेन सप्लाई लेते हैं, ठीक है। मेन सप्लाई कहने का मतलब 3 फेज, ठीक है। 3 फेज हम लोग एसी सप्लाई लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एसी वेल्डिंग सप्लाई में हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब ये कैसे चेंज होता है कि इसके अंदर कुछ डिवाइस लगा हुआ रहता है। जैसे कि इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है ना। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज में 440 वोल्ट होता है, ठीक है। और वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। वेल्डिंग करने के लिए करंट चाहिए, तो वोल्टेज को घटाना है और करंट को बढ़ाना है ना। करंट को एम्पियर को बढ़ाना है, वोल्टेज को घटाना है। तो 420 को घटाने का काम कौन करता है, ये इसके अंदर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो घटा देता है इसका वोल्टेज को और बढ़ा देता है एम्पियर को, ठीक है। तो जब भी मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो एम्पियर में होता है ना, तब ये एम्पियर जैसे मान के चलिए इसको 300 एम्पियर हो गया, 400 एम्पियर हो गया, 600 एम्पियर हो गया, तो उसके स्पेसिफिकेशन वेल्डिंग मशीन का एम्पियर से होता है ना, वोल्टेज से नहीं होता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है वो कैसा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 440 वोल्टेज को क्या करता है, घटा देता है और करंट को बढ़ा देता है ना। जिसको हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में, जो करंट हम लोग को सोर्स बनता है किसको, आर्क जनरेट करने के लिए, है ना। एसी मेन सप्लाई में उच्च वोल्टेज, कहने का मतलब यही बात है। एसी मेन सप्लाई जब हम ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है ना, हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है। तो
एसी वेल्डिंग सप्लाई में उच्च एम्पियर और निम्न वोल्टेज होता है ना। ये जो वेल्डिंग मशीन क्या करके देता है कि ये जो बाहर से जो ले रहा है हाई वोल्टेज ले रहा है, लो एम्पियर जो उसको बाहर से सप्लाई जो मिल रहा है वो क्या करके दे रहा है, वो वोल्टेज को डाउन कर दे रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। इसलिए उसका इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है वोल्टेज को डाउन करता है, इसलिए उसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एयर कूल, एक होता है ऑयल कूलिंग, है ना। ये जो मशीन होता है इसको ठंडा करने का दो मीडियम होता है, एक इसको एयर के द्वारा ठंडा होता है जिसमें छोटा छोटा वेंटिलेशन यहाँ पे कट लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है हवा खींचने का काम करता है और मशीन ऑटोमेटिक ठंडा होते रहता है। एक होता है ऑयल कूलिंग, जो क्या होता है ऑयल के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे आप लोग, वो क्या रहता है, वो ऑयल के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है, वो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है जो तेल के द्वारा ठंडा होने का काम करता है। तो ये दो टाइप का होता है, एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग। एयर कूलिंग वाला थोड़ा छोटा साइज का होता है, ऑयल कूलिंग वाला थोड़ा और बड़ा हेवी साइज का होता है ना। तो एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर, दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे जो पावर सोर्स है वो एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर है ना। वो कुछ दिखता है ऐसा है, इस टाइप का दिखता है। ये जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इसमें प्लस माइनस हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा टर्मिनल बदलते रहता है, ठीक है, 50% हीट पॉजिटिव में जाएगा, 50% नेगेटिव में जाएगा, तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ही इधर ही पॉजिटिव होगा इधर ही नेगेटिव होगा, है ना, या तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। तो लेकिन जब डीसी हम लोग यूज करते हैं, डीसी वेल्डिंग मशीन जब यूज करते हैं तो उसमें नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये लिखा हुआ रहता है, जब इसका जो आउटपुट टर्मिनल होता है वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया हुआ रहता है ना। एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर एक बहुमुखी वेल्डिंग मशीन है जो इनपुट एसी अल्टरनेटिव करंट एसी लेता है, जब इससे हम आउटपुट लेते हैं तो डीसी वेल्डिंग पावर में बदलती है ना। इसका जब हम लोग बाहर से कहीं बोर्ड से जब इसका कनेक्शन लेंगे, ये वेल्डिंग मशीन को देंगे तो ये एसी सप्लाई लेगा, है ना, एसी मेन सप्लाई लेगा। उसके बाद ये क्या करके देगा, यहाँ से जो हम लोग इसको निकालेंगे इस जगह पे, तो ये क्या निकाल के देगा, डीसी और एसी दोनों निकाल के देगा, है ना। ये ले रहा है एसी लेकिन निकाल के दे रहा है एसी और डीसी। तो इसके अंदर जो चीज़ लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो क्या चीज़ लगा हुआ है इसके अंदर, रेक्टिफायर लगा हुआ है ना, रेक्टिफायर, इसलिए इसका नाम क्या है, एसी डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर, है ना। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इसके अंदर जो रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और वोल्टेज का डाउन करने का कौन काम करता है, इसके अंदर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो। डीसी वेल्डिंग जनरेटर, तीसरा नंबर पे जो पावर सोर्स है डीसी वेल्डिंग जनरेटर, है ना। डीसी वेल्डिंग जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा इंजन द्वारा प्रत्यक्ष धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना। ये जो जनरेटर इस टाइप का जो आप लोग देख पा रहे हो, इसको हम लोग चलाते हैं ना, इसको जो हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसके अंदर जो फ्लाईव्हील घूमता है, इसके अंदर जो भी अंदर का जो पार्ट्स घूमते हैं, मोटर घूमते हैं, है ना, तो वो घूम करके क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, चाहे वो जैसे भी मिले, हम लोग मोटर चला के ले, है ना, इंजन चला के ले, या तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ले, ठीक है, एसी मेन करंट को हम लोग वेल्डिंग करंट में करके ले, तो हम लोग को पावर सोर्स चाहिए, वेल्डिंग करंट चाहिए, है ना। वेल्डिंग करने के लिए जो हम लोग को जरूरत चाहिए, जिस टाइप का करंट चाहिए उसको हम लोग लेने के लिए इस डिफरेंट टाइप पावर सोर्स का हम लोग यूज करते हैं ना। वेल्डिंग के लिए स्थिर और नियंत्रित आर्क प्रदान करता है। ये जो मैकेनिकल कहने का मतलब कि इसमें मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा उसमें क्या कर देता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक मोटर ड्रिवन होता है जो मोटर के द्वारा घूमने का काम करता है, एक होता है इंजन ड्रिवन जो इंजन के द्वारा घूमने का काम करता है, ठीक है। इंजन ड्रिवन कहने का मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरेटर, है ना, जनरेटर टाइप का जो दिख रहा है जनरेटर, जिसमें हम लोग डीजल या तो पेट्रोल के द्वारा हम लोग डाल करके उसको चलाने का काम करते हैं, ठीक है, डीजल और पेट्रोल, है ना, ये दो चीज़ हम लोग डाल करके जो चलाने का काम करते हो गया इंजन जनरेटर। और ये हो गया मोटर जनरेटर, जिसमें मोटर लगा रहता है, जिसको हम लोग एसी सप्लाई दे करके हम लोग डीसी पावर जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया पावर सोर्स जो वेल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। इतने सारे पावर्स, एक और है जिसको ले करके हम लोग आर्क वेल्डिंग का जो जिस टाइप का जो हाई एम्पियर चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, वो सब करके कौन देता है, ये वेल्डिंग पावर सप्लाई, वेल्डिंग पावर सोर्स जो मशीन सब है वो सब करके देते हैं ना। एक होता है इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन, है ना। इन्वर्टर टाइप कहने का मतलब ये छोटा सा एकदम लाइट वेल्ड जो छोटा साइज का जो मशीन होता है
है ना, उसी को इन्वर्टर टैप बोला गया, क्योंकि उसमें एक चिप लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा मेमोरी कार्ड, छोटा छोटा मतलब ऐसा चीज़ लगा हुआ रहता है, कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा हुआ रहता है, जो उसको हल्का होने में बहुत ही कामगार साबित होते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन हल्की, है ना, ये हल्का होता है और एनर्जी बचाता है वाली डिजाइन डिवाइस होता है, जो स्टिक आर्क कंट्रोल देने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक स्विच का इस्तेमाल करती है ना। इसके अंदर जो चीज़ लगा हुआ है, इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो एसी को मेन सप्लाई को क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। इसके अंदर भी रेक्टिफायर लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वो सब के अलावा एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विच लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा हुआ है, जो क्या करता है इसको छोटा साइज बनाने में, ये ट्रांसफार्मर से हट के, है ना, ये ट्रांसफार्मर का दूसरा वर्जन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये दूसरा वर्जन है। तो इसको छोटा करने में, इसको चीप करने में, इसको एकदम स्मॉल साइज, इसको लाइट वेट बनाने में इसका क्या मेन चीज़ है, इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्विच लगा हुआ है उसके अंदर वो चीज़ होता है ना। पुराने ट्रांसफार्मर वेल्डर का उलट ये बहुत पोर्टेबल है ना। इससे मतलब जो सबसे पहले जो हम लोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो यूज़ कर रहे थे, तो वो क्या था, वो भारी भरकम था, उसको हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये जब मार्केट में आया, ये जो इन्वर्टर टाइप का जब ये मार्केट में जब आया, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी मशीन बन गया इन्वर्टर टाइप, है ना, क्योंकि ये एसी ले रहा है लेकिन वो डीसी निकाल के दे रहा है और छोटा साइज का भी हो गया। ठीक है, मशीन ट्रांसफार्मर क्या थे, हेवी साइज का थे, भारी भी थे और बड़े बड़े साइज का थे। लेकिन ये जो है, ये उतना क्वालिटी का नहीं हो पाता है, उतना मतलब क्वालिटी का मशीन नहीं है। जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग क्वालिटी का होता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता है ना। उसका जो ड्यूटी साइकिल है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो आउटपुट है, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, जो चीज़ जितना हैवी होता है, जितना बड़ा भारी होता है, वो चीज़ उतना मजबूत भी होता है। ठीक है, होम सॉकेट या पोर्टेबल पर काम कर सकती है एसी टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, है ना, एसी लेता है और डीसी वेल्डिंग सप्लाई बाहर करके देता है ना। ये हो गया इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि एसी जो SMA वेल्डिंग प्रोसेस है, SMA वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग फुल फॉर्म होता है, उसका यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, किस जगह में ज़्यादा करते हैं, क्यों इसका डिमांड है इंडस्ट्री में ज़्यादा। इससे पहले भी क्लास में बताते हैं कि वेल्डिंग का डिमांड क्यों है। तो अलग अलग टाइप का जो वेल्डिंग होता है, जो अपना अपना रोल हर जगह पे प्ले करने का काम करते हैं, तो इसी वजह से इंडस्ट्री में वेल्डिंग का डिमांड होता है। जिसमें से देखेंगे हम लोग फर्स्ट SMA का, जिसको MMW के नाम से जानता है, कि का इस्तेमाल छोटे और मीडियम लेवल के इंडस्ट्री में, ठीक है, कोई बड़ा छोटा सा वर्कशॉप से लेकर के, छोटा सा एक वर्कशॉप फैब्रिकेशन दुकान से लेकर के, जहाँ पे भी बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो, बड़ा बड़ा ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री हो गया हो, पावर प्लांट हो गया हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया हो, वहाँ तक, है ना, पतले पतले गेज के साथ मोटे गेज। ठीक है, मतलब ये जो प्लेट हो गए या तो जो सीट हो गए, है ना, पतला सीट हो गया, जो पतला हो गया, है ना, 5 mm से नीचे जो रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। ठीक है, और 5 mm से जो ऊपर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो MS का हो, चाहे किसी भी मटेरियल का हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम लोग सीट प्लेट, है ना, पतला गेज का हो, मोटा गेज का हो, सब जगह वेल्डिंग करने का काम कौन सा वेल्डिंग से कर सकते हैं, ये आर्क वेल्डिंग से हम लोग कर सकते हैं, SMA वेल्डिंग करने से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल वर्कशॉप के लिए छत के कंस्ट्रक्शन, टूटी और क्रैक्ड कास्टिंग, है ना, पानी का तेल टैंकों वेल्डिंग में किया जाता है। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको हम लोग कहीं पे भी काम में ला सकते हैं ना, वर्कशॉप से लेकर के, छोटा वर्कशॉप से लेकर के जो बिल्डिंग का जो छत बनता है, कंस्ट्रक्शन का जो कहीं पे भी फैक्ट्री लगता है तो उसका जो ऊपर का जो ट्रस बनता है ना, सबसे ऊपर का रूफ टॉप जो बनता है उसको ट्रस बोलते हैं। पानी का तेल, ठीक है, पानी और तेल का जो टंकी होता है, टैंकर जो बड़ा बड़ा टंकी होता है, या जो स्टॉक करने वाले जो हॉपर सब होते हैं, वो सारा किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, कास्टिंग, मतलब जो कास्ट आयरन होते हैं ना, जितने भी मटेरियल को कास्ट करके गला करके उसको सांचा में डाल करके बनाया जाता है, उसको कास्टिंग बोला जाता है। तो कास्ट आयरन का जितने भी टूटा फूटा जो मटेरियल है उसको भी वेल्डिंग करने का काम हम लोग किसके द्वारा करते हैं, आर्क वेल्डिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है,
उसका यूज MMAW का इस्तेमाल ब्रिज हो गया है ना, ब्रिज बनाने में, बस का बॉडी हो, किसी भी गाड़ी का बॉडी बनाने में, घरेलू सामान बनाने में, जैसे गेट के लिए ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे, चेन टेबल, ठीक है, वेल्डिंग के लिए ये वेल्डिंग सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है। एक मालिक को भी, जो इसका शॉप ओनर होता है, उसके लिए भी क्या होता है कि वो कम खर्च में अपना अच्छा खासा पैसा वो कमा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके द्वारा, ये जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है उसके द्वारा। अगर मिग वेल्डिंग वो रखना चाहेगा, टिक वेल्डिंग रखना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा खर्चा होना चाहिए, उसको गैस सिलेंडर चाहिए, गैस उसको होना चाहिए, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है ना। तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस के काम में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग आउटडोर काम में भी की जाती है ना। ये जो वेल्डिंग है ये आउटडोर, मतलब ये शॉप से लेकर के, एक वर्कशॉप से लेकर के ये बाहर, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कर सकते हैं, उसी को बोला जा रहा है आउटडोर, है ना। खुला जगह में भी कर सकते हैं, जहाँ बिजली की सप्लाई नहीं है। जिस जगह में बिजली का सप्लाई नहीं है उस जगह में, जैसे भी हम लोग बताए कि एक मोटर जनरेटर, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे पावर सोर्स में, मोटर जनरेटर और इंजन जनरेटर। इंजन जनरेटर में हम लोग डीजल पेट्रोल डाल करके हम लोग क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग उसको वेल्डिंग कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल मेन सोर्स चाहिए, कैसे, किसका है, इलेक्ट्रिकल का चाहिए हम लोग को वेल्डिंग में। तो वो जो जनरेटर के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं। तो ये वेल्डिंग, उसमें भी हम लोग आसानी होता है उस टाइप का प्रोसेस में। यह प्रोसेस बहुत काम का है, क्योंकि डीजल जनरेटर वेल्डिंग सेट का उपयोग किया जा सकता है ना। डीजल जनरेटर के द्वारा डीजल पेट्रोल डाल करके, डीजल जनरेटर है या तो पेट्रोल जनरेटर है, तो उसमें हम लोग डीजल पेट्रोल डाल करके उसमें करंट यूज करके हम लोग वेल्डिंग मशीन को आसानी से चला सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं। 5 नंबर पे देखेंगे, इस प्रोसेस का इस्तेमाल रिकंडीशनिंग, हार्ड फेसिंग, टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने और रिपेयर वेल्डिंग के लिए किया जाता है ना। ये जो SMAW वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें बोला जा रहा है कि रिकंडीशनिंग, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो घिस गया हो, बेंड हो गया हो, टूट गया हो, तो उसको क्या करना है, फिर से वैसा ही बनाना हो, तो उसमें भी ये काम वेल्डिंग काम में आता है। हार्ड फेसिंग, ठीक है, हार्ड फेसिंग कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि जेसीबी का जो टीथ होता है ना, या तो कोई भी शाफ्ट होता है, जो उसका जो एक भाग होता है, जेसीबी का बकेट मान के चलिए, जेसीबी का जो बकेट है वो क्या होता है, इसको बकेट बोलते हैं। बकेट क्या होता है कि जब मिट्टी में उसको खुदाई करता है या तो कहीं पे भी जब वो घर्षण होते रहता है, घिसाई होते रहता है हमेशा उसका, है ना, तो क्या होता है, जल्दी जल्दी इसका जो मेटल है वो घिसते हुए रहता है, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसको हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो वाला वेल्डिंग से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग करके इसमें हम लोग इस टाइप का लाइनिंग करके अपना डिजाइन बना करके उसको यूज करेंगे, तो क्या होगा, ये जल्दी घिसेगा नहीं, है ना, ये जल्दी घिसेगा नहीं। तो ये वाला प्रोसेस भी किसके द्वारा हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, SMAW वेल्डिंग में। एक अलग सा इलेक्ट्रोड लगा करके उसको सेम आर्क वेल्डिंग के जैसा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोड चेंज करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड चेंज करके हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड यूज करके उसको इस टाइप का वेल्डिंग हम लोग इसके ऊपर, जेसीबी का बकेट के ऊपर करके इसको घिसने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, MMA एक ऐसा प्रोसेस है जो नीचे दिए गए फायदों की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। ये जो वेल्डिंग है वो कुछ इसका फ़ायदा है जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। क्या क्या उसका फ़ायदा है जरा हम लोग भी देखते हैं, ठीक है, कि सभी तरह के हल्के और भारी, जैसे अभी इससे पहले बताए थे कि मोटा मोटा प्लेट और पतला पतला प्लेट को वेल्डेबल मेटल को वेल्ड किया जाता है ना। जितने भी वेल्डेबल मेटल हैं जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डेबल कहने का मतलब कि जिसमें हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, माइल्ड स्टील हो गया, है ना, कॉपर हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब वेल्डेबल क्वालिटी के होते हैं जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, है ना, के कामों के लिए किया जाता है। फैब्रिकेशन कहने का मतलब जो भी छोटा सा वर्कशॉप चला करके, या तो उसका बड़ा बड़ा जहाँ पे ट्रास वगैरह बनता हो, फैक्ट्री का बड़ा बड़ा
कुछ प्रेशर वेसल वगैरह जो बन रहा हो, ठीक है, वहाँ पे उसका फैब्रिकेशन बन रहा हो, या तो कंस्ट्रक्शन के साइड पे, है ना, कंस्ट्रक्शन के साइड पे कुछ बन रहा हो वेल्डिंग करने का, एक जगह पे दूसरी जगह इरेक्शन जब का जो काम होता है ना, सब कुछ जब फैब्रिकेशन हो करके आता है, उसके बाद उसको जब इरेक्शन करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन के काम है, तो उस जगह पे बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग बहुत आसानी होता है, ठीक है। क्यों आसानी होता है कि इस बार जो हम लोग जो केबल यूज करते हैं, तो केबल को हम लोग हाइट में भी लंबा केबल लगा करके हम लोग हाइट में भी वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं, लेकिन मीग और टीग वेल्डिंग जो प्रोसेस है उसमें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, है ना। उसमें जितना हम लोग लंबा यूज करेंगे उसमें उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, उतना ज़्यादा वेल्डिंग नहीं होने का प्रॉब्लम बन जाता है, उसमें ज़्यादा गैस खपत हो जाएगा। तो ये किफ़ायती वेल्डिंग है ना, इंडस्ट्री का ये बैकबोन माना जाता है। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो इंडस्ट्री का बैकबोन माना जाता है। ये वाला वेल्डिंग के भरोसे ही इसके जो कंपनी है, इसके रिलेटेड जो है, इन्हीं को वेल्डिंग के ऊपर, ये वेल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेंटेनेंस काम में किया जाता है सभी तरह के वेल्ड मेटल, ठीक है, सभी तरह के मेटल कहने का मतलब फेरस, फेरस मतलब जिसमें आयरन का मात्रा होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। आयरन कहने का मतलब लोहा, जिसमें लोहा का मात्रा होगा उसको फेरस मटेरियल, उसमें लौह धातु जिसको हम लोग बोलते हैं, और जिसमें नॉन फेरस मतलब जिसको अलौह धातु बोलते हैं, ठीक है। फेरस मतलब लौह धातु, लौह धातु, नॉन फेरस मतलब अलौह धातु, अलौह धातु, ठीक है। अलौह धातु में कौन कौन से आते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, है ना, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और टीन हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक अलौह धातु है, इसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है, इस सब में चुंबक नहीं चिपकेगा, ठीक है। जो मैग्नेट होता है इस समय अगर हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर चिपकाने का तो नहीं चिपकेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जो फेरस मटेरियल होते हैं, जो लौह धातु होते हैं उसमें मैग्नेट चिपकता है, जो अलौह धातु होते हैं उसमें मैग्नेट नहीं चिपकता, ठीक है। लौह कहने का मतलब, लौह कहने का मतलब इसमें एक टाइप का स्टेनलेस स्टील भी आता है ना, इसमें कास्ट आयरन भी आता है, और इसमें माइल्ड स्टील भी आता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं वो लौह धातु में आते हैं, है ना। 5 नंबर पे हम लोग देखेंगे, यह कम लंबाई के वेल्ड के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। बात तो सही कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड हम लोग जो यूज करते हैं वो 350 mm और 450 mm का 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जब तक गलेगा नहीं, जब तक पूरा कंप्लीट होने तक, मतलब यहाँ से लेकर के ये लंबा तक हम लोग यूज करना है, 200 mm 300 mm तक अगर वेल्डिंग करना है कंटिन्यूअस, तो उसके लिए ज़्यादा है। अगर उससे अगर हम लोग लंबा वेल्डिंग करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का वेल्डिंग में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं तो उसमें छोटा छोटा ही वेल्डिंग करना होता है, ठीक है, छोटा छोटा ही वेल्डिंग करना होता है, तो इस जगह में ज़्यादा इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। 6 में, यह दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले कम खर्चीला होता है। ये जो अन्य वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे टीग हो गया, मिग हो गया, समर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, है ना, तो ये सब के मुकाबले में ये क्या होता है, कम खर्चीला होता है। कम खर्चीला कहने का मतलब इसका जो मशीन होता है ना, इसका मशीन में किसी भी टाइप का हम लोग घूमने वाला जो चीज़ होता है वो नहीं होता है, उसका मशीन का भी रख रखाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं, छोटा साइज का मशीन होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड कम कॉस्ट में वो भी आता है ना, ज़्यादा सामान चाहिए नहीं होता है, वेल्डिंग मशीन चाहिए होता है, 2 केबल चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर और एक इलेक्ट्रोड अर्थ क्लैंप। इसके बाद ये प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अन्य वेल्डिंग प्रोसेस में एक सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर के अंदर गैस होना चाहिए, उसके बाद उसका रेगुलेटर होना चाहिए, बहुत सारा वो सब में क्या हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो वेल्डिंग होता है क्या होता है, किफ़ायती होता है, खर्चीली नहीं होता है ना, कम खर्चीला होता है, इस वजह से इसको ज़्यादा हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। यह पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल कहने का मतलब इसको एक जगह से दूसरा जगह हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, छोटा सा मशीन होता है, इसको हम लोग उठा करके आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। या तो इस जगह पे वेल्डिंग करना है, 20 मीटर दूर पे करना है, 20 मीटर हाइट पे करना है, 20 मीटर दूर पे करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, केबल लंबा करके सिर्फ हम लोग वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अन्य वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये है वेल्डिंग का लाभ है, ठीक है। और इसका कोई चीज़ का अगर लाभ होता है तो उसका हानि भी होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आर्क वेल्डिंग जो प्रोसेस है, SMA का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ कुछ हानि होता है, ठीक है। हानि के बारे में हम लोग देखेंगे कि कम उत्पादकता और दक्षता। इसका मतलब क्या होता है कि एक मैनुअल प्रक्रिया होने के कारण है, जैसे कि हम लोग बताएं कि ये पूरा मैनुअल प्रक्रिया होता है, ठीक है। यह मिग और टीग, जिसको MIG और TIG वेल्डिंग बोला जा रहा है, की तुलना में धीमा है।
धीमा कहने का मतलब मिग में क्या होता है कि उसमें ट्रिगर दबाने से उसमें ऑटोमेटिक वायर बाहर निकलता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई आ जाता है, ऑटोमेटिक क्या होता है उसमें गैस सप्लाई आ जाता है, तो उसमें लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये पूरा मैनुअली होता है, इसलिए इसको एक इसका डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। उपभोज्य इलेक्ट्रोड को रोकने और बदलने की आवश्यकता होती है, प्रवाह बाधित होती है। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रोड खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करना पड़ता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड खत्म हो गया चेंज करना पड़ता है, तो उस जगह का जो टाइम है, उस जगह का जो टाइम काउंट किया जाता है, जब तुलना किया जाता है मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग से, तो उस जगह में वेल्डिंग को कम मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इसका उत्पादक जो होता है ना, प्रोडक्टिविटी कम रखा गया है ना। सफाई संबंधित आवश्यकताएं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में स्लैग और छींटे उत्पन्न होता है जब ये वेल्डिंग, इस जगह पे जो वेल्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे जब वेल्डिंग होता है तो बहुत ज़्यादा स्पैटर्स निकलता है। ठीक है, स्पैटर्स जो छोटा छोटा जो स्पैटर्स निकलते हैं, तो ये साइड में पूरा बैठ जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक स्लैग फॉर्म हो जाता है, जो स्लैग भी निकलता है। ठीक है, तो इसको क्लीन करने का जरूरत होता है। अगर इसको बिना क्लीन किए इसके ऊपर फिर से अगर हम लोग को वेल्डिंग करना होता है तो ये डिफेक्ट ला देगा। ठीक है, जैसे स्लैग इंक्लूजन हो गया, पोरोसिटी हो गया, ये सब डिफेक्ट, या तो नहीं मेटल को सही से मेल्ट होगा, गलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होने का चांसेस बना हुआ रहता है। इसलिए अशुद्धियों को रोकने के लिए प्रत्येक पास के बीच अतिरिक्त सफाई समय की आवश्यकता होती है ना। मतलब एक जब लेयर हम लोग मारते हैं, पहला जब लेयर मारते हैं, एक जॉब मोटा जॉब है, उसके ऊपर 2-3 जब लेयर मारना होता है, 2-3 बार वेल्डिंग करना होता है। तो फर्स्ट बार जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो पूरा स्लैग हटा करके चिपिंग हैमर के द्वारा वायर ब्रश मार करके फिर हम लोग दूसरा लेयर मारते हैं। ठीक है, तो इस जगह में उसका धीमा प्रोसेस हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, मिग और टिग के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि मिग और टिग में किसी भी टाइप का स्लैग जनरेट नहीं होता है। इस वाला आर्क वेल्डिंग में स्लैग जनरेट होता है। उच्च कौशल की आवश्यकता है ना, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस, इसको करने के लिए एक स्किल्ड वेल्डर चाहिए, या गुणवत्ता वाली और सुसंगत वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए ऑपरेटर को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है ना। ये वेल्डिंग करने के लिए एक वेल्डर को क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए उसके पास। एक वेल्डर को कम्प्लीटली स्किल होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड जो पतला होता है वो भी इसको हिलाना, एकदम सही से अच्छे से मैनिपुलेट कर पाना, उसको इस वे में विविंग टेक्निक में यूज कर पाना, है ना, इलेक्ट्रोड को, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको कौन कर पाएगा, जो इसमें ट्रेंड वेल्डर होता है वही कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मिग और टिग में क्या होता है कि उसको 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग उसको अगर वो गन पकड़ लिया तो उसको मिग वाला को आसानी से कर सकता है ना, और टिग वाला को भी सेम वो बैलेंस बना लिया तो कर सकता है। लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें होल्डर इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड चिपकने का चांस होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कभी कभी चिपक जाता है और कभी कभी वर्कपीस गलने लगता है, करंट ज़्यादा कम बेसी होने की वजह से। तो इसको मैनिपुलेट कर पाना, इसको चलाना, इसको थोड़ा कठिन हो पाता है। तो ये कौन कर पाएगा, जब इसको एक अच्छा ट्रेंड वेल्डर, स्किल्ड वेल्डर रहेगा वही कर पाएगा ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट। ठीक है, सामग्री संबंधित सीमाएं, है ना, जलने के लिए उच्च जोखिम, मतलब ये पतला, जब इसके ऊपर पतले मेटल के ऊपर हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जलने का काम हो जाता है, पतला पतला मेटल जो नीचे से जल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न थ्रो बोलते हैं ना, बर्न थ्रो जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्लेट है इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे होते हैं इस जगह पे, तो ये क्या होता है, नीचे से गल करके यहाँ से निकल जाता है ना, नीचे से पतला वाला सीट है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न थ्रो बोलते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, पतले पतले सीट में वेल्डिंग का जब हम लोग करते हैं तो वो गल जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बर्न थ्रो, है ना। बहुत पतली सामग्रियों पर करना मुश्किल होता है ना ये वाला वेल्डिंग प्रोसेस से। पतला पतला सीट मतलब जिसको हम लोग लो गेज का बोल सकते हो, जिसको जैसे 1 mm का सीट हो गया, 2 mm का सीट हो गया, वो सब में करना मुश्किल होता है। हालांकि 1.6 mm का भी एक इलेक्ट्रोड आता है, 1.6 mm, 2.5 mm, 3.15 mm। ठीक है, अलग अलग साइज का भी इलेक्ट्रोड आता है। इसी का काम होता है कि कम जो थिकनेस का इलेक्ट्रोड है, कम जो डाया का इलेक्ट्रोड, उसको पतले मटेरियल पर करेंगे, उससे जो बड़ा है उससे थोड़ा और अलग थिकनेस वाले मटेरियल पे करेंगे, उससे जो बड़ा डायमीटर का जो इलेक्ट्रोड है उससे थोड़ा और मोटा पे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एक पॉइंट से जो आर्क निकलता है इस जगह से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण, आर्क जनरेट हीट होने के कारण वो क्या करता है, पतला पतला प्लेट को गला देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका ये इसका हानि है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है इसमें,
पर्यावरण सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं ना, इसमें पर्यावरण के लिए बहुत सारा चैलेंजेस रहता है। जैसे क्या रहता है, इस प्रक्रिया से काफ़ी मात्रा में धुआं, वाष्प, है ना, और तीव्र गर्मी, ठीक है, उत्पन्न होता है। जब ये वेल्डिंग प्रोसेस होता है तो यहाँ से धुआं, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब गैस यहाँ से निकलता है और इस जगह से स्पार्क्स भी निकलते हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा इसका नुकसान है। नेक्स्ट क्या है कि दोष की संभावना, है ना, दोष कहने का मतलब डिफेक्ट, है ना। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, जब इस दूसरे प्लेट में, एक से दूसरे प्लेट में जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ज्वेल्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है ना। डिफेक्ट कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ खराबी आ जाता है, ठीक है, जो रिपेयर तो हो सकता है, लेकिन रिपेयर होने के बाद वो कैसा दिखता है, भद्दा दिखने लगता है, ठीक है, या तो जब वो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें वो चीज़ का कमी दिखने लगता है, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए कि जो टीवी है, ये टीवी में क्या रहेगा, एक छोटा सा यहाँ पे क्या रहेगा, क्रैक आ जाएगा, है ना, ये ग्लास में क्रैक आ जाएगा, ग्लास कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे दबा हुआ है, तो ये जो टीवी का जो कंपनी जो बना रहा है वो उसका ये प्रोडक्ट में इसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो वही कहने का मतलब जिसके ऊपर हम जो वेल्डिंग करते हैं, जो उस प्लेट के ऊपर, उसमें डिफेक्ट आने का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। कैसे रहता है, क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, स्लैग समावेशन, ठीक है, जिसको हम लोग स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। जैसे बताए थे कि ये जो वेल्डिंग है, इसमें जो इलेक्ट्रोड से हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड का जो फ्लक्स रहता है उससे क्या बनता है, स्लैग बनता है, ठीक है, जो ऊपर में जो दिख रहा है वो स्लैग बनता है। तो कभी कभी ये स्लैग क्या होता है कि अंदर में ही फंस के रह जाता है, अगर वो हम लोग सही से उसको नहीं चला पाते हैं, है ना, उसका स्पीड अगर ज़्यादा स्पीड कर दिए वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ज़्यादा स्पीड में वेल्डिंग कर दिए, या तो धीरे धीरे में कर दिए, या तो कम करंट में वेल्डिंग कर दिए, ठीक है, तब क्या हो जाता है, जो फ्लक्स है, जो उसका जो स्लैग है वो अंदर में फंस जाता है, तो वो इस टाइप का बीट एकदम खराब दिखने लगता है, ठीक है, इस टाइप का जो वेल्डिंग जो दिख रहा है वो पूरा खराब दिखने लगता है ना। इसमें स्लैग, जो स्लैग कहने का मतलब वही जो स्लैग जो बन रहा है वो अंदर में फंस जाता है। संरचना कहने का मतलब पोरोसिटी, है ना, इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक ऐसे ऐसे होल दिखता है ना। होल कहने का मतलब कि जब वेल्डिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो वेल्ड पूल अभी जैसे हम लोग देखे थे, है ना, वेल्ड पूल जब आर्क जब बनता है तो एक वेल्ड पूल बनाता है ना, पानी के जैसा, जिस जगह में मेटल गला हुआ रहता है, तो उस जगह में अगर बाहर का जो ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन होगा, उस जगह पे अगर घुसेंगे तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा, वेल्ड पूल जैसे जैसे ठंडा होगा तो अंदर में जो गैस घुस गया वो सब निकलेंगे एक रास्ता बना करके, तो वही अपना एक होल बना देते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोरोसिटी बोलते हैं। और कभी कभी चुंबकीय आर्क ब्लो, है ना, आर्क ब्लो की संभावना जो वेल्ड गुणवत्ता को प्रभावित करती है, ठीक है। डीसी जब हम लोग करंट का यूज करके जब वेल्डिंग करते हैं, एसी में तो आर्क ब्लो नहीं होता है ना, एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं होता है। डीसी वेल्डिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो होता है, ठीक है। आर्क ब्लो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से जो यहाँ पे जो आर्क निकल रहा है, ठीक है, इस टाइप का जो आर्क निकल रहा है, तो आर्क ब्लो कहने का मतलब ये जो आर्क है वो इस डायरेक्शन में चल गया, या तो ये इलेक्ट्रोड है, इसका आर्क है जो इस डायरेक्शन में चल गया, ठीक है। तो जाना था इसको एकदम पूरा सेंटर पे, है ना, इस सेंटर में जाना था, लेकिन इसका आर्क इधर भाग गया और इधर भाग गया। यही जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है ना, चुंबकीय मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके द्वारा यह आर्क ब्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एसएमएडब्ल्यू का प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। एक दूसरे प्लेट में जब हम लोग पास में जब लाते हैं इलेक्ट्रोड को और वर्कपीस को, तो क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, तो चार्ज जब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जब बहने लगते हैं, बहने का स्टेज पर तक आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्क क्रिएट हो जाता है, आर्क में हीट होता है, तो क्या होता है, जॉब मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होकर के उसी में क्या बनता है, गल जाता है, जो इस टाइप का बीड बन जाता है, और उसके ऊपर जो फ्लक्स रहता है वो क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है, जो उसको कवर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो वेल्डिंग मशीन कहाँ कहाँ, वेल्डिंग प्रोसेस वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका लाभ क्या है ना, इसको किस लिए इसका ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इस वाला वेल्डिंग का हानि क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है वो गैस वेल्डिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। गैस वेल्डिंग का क्या एडवांटेज है, क्या उसका हानि है, क्या लाभ है, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, गैस वेल्डिंग होता कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे है, उसका प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, ठीक है। किसी भी आर्क वेल्डिंग को देखें हम लोग, आर्क वेल्डिंग में कैसे आर्क जनरेट करते हैं और कैसे हीट करते हैं, वैसे सेम गैस वेल्डिंग में हम लोग कैसे फ्लेम बनाते हैं, फ्लेम बना करके कैसे हम लोग जॉब को गलाते हैं और उसको कैसे वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसी टाइप में आर्क वेल्डिंग मतलब जो ITI वेल्डर का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टाइप का वेल्डिंग है, जितने भी टाइप का टॉपिक है ना, जितना भी सिलेबस के अंदर जितना भी टॉपिक है सबके ऊपर वीडियो लेक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से
एक वेल्डर को, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन जानकारी मिलेगा। तो किसी भी टाइप का इस लेक्चर में, इस टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।